आपको वो ध्यान देना है आप किस तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होंगे, बच्चे सीखेंगे, समझेंगे। थोड़े ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो एक जो पाठ प्रक्रिया, जो मेन जो पोर्शन है, वो शायद कहीं पे मुझे सबके पाठ्य योजना में छूटता हुआ लग रहा है। बाकी आप सारे गृह कार्य सॉरी बाकी सारी चीजें आ जाती, एक ये मिसिंग मुझे लग रहा था। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब पाठ्य योजना बनाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीजें आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई और पाठ्य योजना सबकी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप सब बधाई के पात्र हैं। अब हम आज की जो टॉपिक है उस पे चलेंगे, याद करने के तरीके। अच्छा बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ये परेशानी महसूस करते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं? आपको यदि इंसिडेंस या कोई अपनी बात कोई बताना चाहते हैं तो हम पहले डिस्कस करें फिर आगे बढ़ते हैं। यस मैम। बच्चों को हाँ यदि जी। याद करने देते हैं तो हम्म, बच्चे, कुछ बच्चे तो जो इंटेलिजेंट रहते वो तो एक बार में याद करके याद आते, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको बार बार याद अपन भी करवाते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते। बहुत दिक्कत जाती है मैम इसमें। ठीक है। अभी आप जो याद करवाते हैं मतलब जैसे क्वेश्चन आंसर हो गए डिटेल में, इस यस तरह की मैम। चीजें। ठीक है। ठीक है, और कोई? और कोई कुछ बताना चाहेगा? जय जय मैम। जी निकिता जी। मैम बच्चों को याद तो जल्दी हो जाता है लेकिन भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है, अपनी क्लास में देखा है कि इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मतलब आंसर इतने बड़े बड़े रहते हैं कि उनको याद नहीं हो पाता है। तो बच्चे स्वयं से बोलते कि मैम इसको छोटा कर दें। मैम उसको छोटा कितना कर, सब 4-5 लाइन का रहता है तो फिर उसको छोटा कैसे करें? और फिर बच्चे भूल भी जाते हैं, बड़ा रहता है तो। जी ठीक है, सही बात है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी होता है एसएसटी में, जब शॉर्ट नोट जो लंबी लंबी नोट्स होती है और लंबे आंसर्स होते हैं, बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। अब मैं उसको टेक्निक क्या यूज करती हूँ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और कोई? और कोई बताना चाहेगा कुछ? जी अरुण जी। मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ बट लेकिन मुझे लगता है मैं काफी लंबे टाइम से पढ़ाता कम हूँ, देखता हूँ। ज्यादातर हम बिलीव करते हैं बच्चे को याद कराने को लेके और सिलेबस कंप्लीट कराने को लेके, तभी उनके जहन में या उनको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करने का मौका नहीं देते। जैसे मैंने महसूस किया है, कई सारे टीचर क्या करते हैं कि मैं इस एनसीईआरटी फॉर्मूला को या एनसीईआरटी बुक को या आंसर शीट को फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग चाहिए। अच्छे अच्छे टीचर्स कई स्कूलों में कई जगह पे, और कई बार वो चेक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, तो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। उस जगह पे अगर हम ये थॉट डालें कि बेटा ये ऐसा है, इसका अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए, शब्द आपके कुछ भी हों, जी अगर हम इस लय तक ले जा पाए बच्चों को तो कभी भी बच्चे को रटना नहीं पड़ेगा, याद करना ही नहीं पड़ेगा। मेन मैथडोलॉजी है कि हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें टॉपिक के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट हो, लिख तो वो कुछ भी लेगा, जी तो अगर उसको वो चीज मालूम चल गई कि डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, हमें पहुंचना कहाँ पे, तो वो इजी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो। ये जी बहुत बड़ा मैटर करता है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है अरुण जी। हमको उनको रटवाना नहीं है, उनको सिखाना है कि सोचकर जवाब कैसे दिया जाए। मैं मेरे बच्चों को पूरी फ्रीडम देती हूँ, एसएसटी तो सब्जेक्ट इतना वास्ट है। मैं बच्चों को बताती हूँ आप रटिए मत, आपको जो सही लगता है, आपको जो समझ में आता है। एक आज का एग्जांपल देती हूँ। आज 7th स्टैंडर्ड में पॉल्यूशन सिखा रही थी। तो क्लास में मैंने एक्चुअली नॉइस पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया। तो उसके बाद बच्चे मतलब जब उनको कुछ चीज पता होती है, हम कुछ डिस्कशन करते हैं तो अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल देना, बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं। तो मैं एंड में ऐसा बोली बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन हो गया है क्लास के अंदर। तो बोलते यस मैम हम भी नॉइस पोल्यूशन करते हैं। देन मैंने कहा कि पिछले साल एक बच्चे से ऐसे ही क्लास में बात हुई थी, मैंने बच्चों से 2-3 बार कहा था कि आपकी क्लास नॉइस पोल्यूशन करती है। तो उस बच्चे ने, जब मैंने टेस्ट में पूछा कि कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, तो उसने लिखा था आवर क्लासरूम। बच्चे मुझे पूछते हैं मैम आप इसमें मार्क देंगे या नहीं देंगे? वो कितना प्रैक्टिकल सोचते हैं, आप सोचिए। लास्ट ईयर वो बच्चा लिख कर आया, जब मैंने 2-3 बार क्योंकि कहा था, तो दे एक्सेप्टेड इट कि हम नॉइस पोल्यूशन करते हैं।
मैंने आज बच्चों को समझाया, मैंने कहा आप समझिए इस बात को, आप नॉइज पोल्यूशन नहीं करते हैं, लेकिन आप जो बिना काम की आवाज करते हैं ये पॉल्यूशन होता है। और आप इस बात को समझिए कि आपको ये आंसर देने के लिए नहीं लिखना है। मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आपको इस तरह से पॉल्यूशन नहीं करना है। आप इस स्टेज पे हैं, मैं उनको हमेशा बताती हूँ कि आप 7th स्टैंडर्ड में, और यदि आपके कोर्स में ये टॉपिक है और इस चीज की आपको समझ दी जा रही है, मतलब जिस बुक बनाई है उनको ये पता है कि आप इस लेवल पे हो कि आप इस बात को समझ सको, तो मैंने कहा आपको इसको समझ के इसके हिसाब से बिहेव करना है। वाटर पॉल्यूशन सिखाया, मैंने उनको बताया कि पानी कितना कीमती है। यदि आप इस बात को समझते हैं तो कोई और बचाए या ना बचाए, आप यदि आधा ग्लास भी पानी बचा सकते हैं तो आपको बचाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे बचाने से क्या होगा। मैंने कहा आपके जैसे लोग, जितने ज्यादा लोग सोचेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी। तो हमको उनको मैं इनकलकेट करना है। तो इस तरह की जब हम बातें बताते हैं तो बच्चे उसको याद रखते हैं, और इवन एग्जामिनेशन में वो उसको लिखते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है। नीरज जी या सज्जल जी, कौन शेयर कर रहा है पीपीटी? प्लीज आप शेयरिंग शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, याद जो आप रखते हैं आपको कौन सी चीज ज्यादा याद रहती है? मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, आपने कल शाम को क्या खाया था, आपको याद है? यस या नो? यस 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 मैम। यस। यस यस मैम। वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। आज थर्सडे हुआ, पिछले थर्सडे क्या खाया था? हाय। नो मैम, पता नहीं। यस या नो? नो मैम, नो, नहीं पता। नहीं याद। बिल्कुल सही बात है। आपका बर्थडे था, उस दिन आपने क्या खाया था? याद है? यस या नो? यस मैम। यस। बर्थडे के दिन का तो सबको याद है। याद है? यस मैम। क्यों याद है? क्योंकि वो स्पेशल डे था, आपका बर्थडे था, आपने कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। कोई स्पेशल बात नहीं थी, बर्थडे का स्पेशल डे था, इसलिए आपको बहुत अच्छे से याद है कि बर्थडे के दिन क्या खाया। लेकिन पिछले थर्सडे क्या खाया था, यदि मैं पूछूं परसों क्या खाया था, तो शायद ही याद होगा। पिछले थर्सडे, पिछले महीने नहीं याद होगा। हमारे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जो चीजें जाती है, जो कुछ स्पेसिफिक होती है, तभी वो लॉन्ग टर्म तक जाती है। ठीक है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। हम याद, पहले तो हम किसी चीज को समझते कैसे हैं, आप अपने आसपास के वातावरण को ग्रहण कैसे करते हैं, कोई बताएंगे? यदि ये के टीचर है तो बहुत इजीली बता पाएंगे। हम किसी भी चीज को कैसे अपने अंदर लेते हैं, परसेप्शन जिसको बोलते हैं, हमारी चीज कैसे आती है? प्लीज आंसर करिए। जी मैम, मैं बोल सकता प्लीज हूँ। आंसर। जी, हमारा दिमाग जो है चित्रों को और आवाज को एक खास तरह के संकेतों में रिकॉर्ड करके उसको याद रखता है। जी, बिल्कुल सही है। जी। मतलब हम और सुनते हैं वो याद रहता है। जी, जी, और अक्सर करके जो चीज हमें पसंद होती है वो ज्यादा ठीक से कई कई साल तक, कई दिन तक याद रहती है वो। बिल्कुल सही बात है। जी। बिल्कुल सही बात है लोकेंद्र जी। जी, और कोई बताएंगे? हमारे पास दो रीजन आए, एक तो हम जो सुनते हैं, दूसरा जो हमें पसंद होता है। प्लीज आप सब लोग एक्टिव पार्ट लीजिए। हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हमें याद रहता है। जी, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि हमारी नीड क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है, उसी हिसाब से हमारा ब्रेन डिसाइड करता है और हमें फिर याद रहता है, और ये प्रूफेबल है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आंसर है। बिल्कुल सही है, हमको जो जरूरी होता है वो याद रहता है।
सड़क पे बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमको वही चीज दिखती है जिस पे हमको मतलब होता है, वही चीज हमारा ध्यान खींचती है, बाकी चीजें हम नहीं देखते हैं। बिल्कुल सही है। एक्चुअली हमारा जो परसेप्शन है वो 5 इंद्रियों पर डिपेंड करता है। हमारी देखने की, सुनने की, सूंघने की, स्पर्श की शक्ति, ठीक है, और स्वाद की शक्ति। अभी हमारे सीखने में स्वाद हमारे लिए अभी जरूरी नहीं, लेकिन बाकी जो 4 इंद्रियां हैं वो हमारे परसेप्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जो भी चीज मतलब किसी भी चीज को, कोई भी जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंचती है इन इंद्रियों के द्वारा पहुंचती है। कुछ हमने देखा है, कुछ हमने सुना है, ठीक है, कुछ गंध आई है, कुछ महसूस किया है, टच हुआ है, ठंड लगी, गर्मी लगी, तो वो चीजें हमारे दिमाग तक पहुंचती है और उसकी असर होती है। हम बच्चों की बुक्स, बच्चों को जब तक आप कलरफुल बुक्स दिखाएंगे वो इंटरेस्टेड रहते हैं, वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों को पसंद आता है, वो इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो देखते हैं और ऐसी चीजें याद रखते हैं। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियों से हम जितनी चीजें लेते हैं वो सबसे पहले जाती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थोड़े से समय के लिए रहती है, जैसे मैंने आपसे पूछा कल क्या खाया था, वो आज याद है, कल याद नहीं रहेगा, क्योंकि परसों का आज याद नहीं है आपको। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, थोड़े टाइम के लिए रहती है। जो चीजें दिमाग कैसा है, मतलब ऑटोमेटिक, जो चीजें नहीं चाहिए वो साफ करता रहता है, पीछे का डिलीट करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। जहां इंपॉर्टेंट है उसको अपने फाइल में, फोल्डर में सेव करके रख लेता है। तो वो जो फाइल फोल्डर ने सेव करना है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में चीजें तब जाती है जब रिपीटेशन होता है, जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कुछ भी चीज ऐसी जुड़ी हुई है, तो ही वो लॉन्ग टर्म तक पहुंचेगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म से चली जाएगी। तो जो हम बच्चों को बोलते हैं हर रोज, आप 35-40 मिनट का पीरियड लेते हैं, हार्डली 5-7 या 10 मिनट का जो होता है वो बच्चों के लॉन्ग टर्म तक रहता है, बाकी सारा शॉर्ट टर्म तक रह के निकल जाता है। तो अभी इस शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के बीच का जो डिस्टेंस है कवर कैसे करना, हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने तरीके हो सकते हैं, हम कैसे कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा गेम खिलाना चाहती हूँ। सजल जी प्लीज, नीरज जी आप कोई भी यदि पीडीएफ शेयर करेंगे तो। अनीता जी आप कर रही हैं? हाँ जी मैम, मैं करती हूँ। जी। मैम शो हो रहा है ना? जी हो रहा है। ओके मैम। ये हमारे सीखने के तरीके, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो हमारे दिमाग तक किसी भी जानकारी को लेकर जाती है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, इसके आगे चलेंगे अनीता जी। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो जो भी लेती है वो सेंसरी मेमोरी कहलाती है। वो सेंसेस ले लेते हैं, वो कुछ देर के लिए रखते हैं और वो आगे दिमाग तक पहुंचाते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। रिट्राइवल होगा तो वो लॉन्ग टर्म में रहेगा, रिट्राइवल नहीं होगा तो वो लॉन्ग टर्म में नहीं सेव होगा। ये एक साइंस का बेसिक रूल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे अनीता जी। अनिता जी मैं जब आपको बोलूं आप इसको शेयरिंग बंद कर दीजिएगा। एक आपके सामने पिक्चर है, स्मृति खेल, आप इसको अच्छे से देखिए। हम कुछ सेकंड के लिए देखेंगे। मैं कुछ नाम लूंगी। एक है फेल्ट टिप पेन, कैलकुलेटर, पेंट ब्रश, चेयर। अनिता जी अब आप इसको प्लीज बंद कर दीजिए। अभी यदि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे हैं तो प्लीज आपको जितनी चीजें याद रही उनको लिख डालिए।
प्लीज आप अपने वीडियोस ऑन रखिए ताकि मैं आपको देख सकूं। टोटल 16 चीजें थी। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आप रेगुलर स्कूल में यूज करते हैं। अच्छे से नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, कोशिश करिए जितना याद रहता है, कोई बात नहीं। आंसर नहीं लिखना है लोकेंद्र जी, प्लीज। बाकी सबको लिखने दीजिए। अभी आंसर नहीं लिखना है, मैम बोलेंगे तो आप बताएंगे। ओके ओके ठीक। 1 मिनट मैम। हाँ, सैमसंग A23 अपना कैमरा ऑन करें। सानू सोनी कैमरा ऑन करें। वीवो V2125 कैमरा ऑन करें। सैमसंग A23 कैमरा ऑन करें अपना, और अपना नाम रीनेम करिए प्लीज। वीवो, आप भी अपना रीनेम करें, या तो हमें चैट द्वारा लिख के बता दीजिए, हम यहाँ से कर देंगे। सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। यस मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज अपने नाम लिखिए ताकि आपकी अटेंडेंस और इसमें प्रॉब्लम ना हो, और मैं भी आपको आपके नाम से पुकार सकूं। नाम एक ऐसी चीज होती है जो चीज हमारी है लेकिन उसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। एकदम सही है मैम। हो गई आपकी लिस्ट? सबकी लिस्ट कंप्लीट है? अभी मुझे आप लोग बताइए, आपको कितनी चीजें याद रही आउट ऑफ 16? 16 में से आपको कितनी चीजें याद रही? विवेक जी 4, मैम 6। एक ओके। मैम मैम 11 वालों का तो निकिता, आपके साथ कोई और भी बैठा है? निकिता, आपके साथ कोई और भी बैठा है? 6, 8 से ऊपर किसको याद रहा? मोर देन 8? 4, 8, 7, 7, 6, 6, 8 मैम, 8। 9, 11 कौन है? परी जी 11। वेरी गुड। मैक्सिमम 11 तक जा सके, हमने 16 चीजें देखी थी। ठीक है अनीता जी, आप फिर से शेयर करिए। अभी आप लोग एक बार चेक करिए आपकी लिस्ट। अभी किस तरीके से चेक करना है मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2-3 अलग तरीके से दिए थे आपको। अलग अलग आपके जो सेंसेस है और सेंस ऑर्गन है उसके हिसाब से आप किस चीज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने आप को मतलब अभी चेक कर पाएंगे कि आपकी कौन सी मेमोरी काम करती है। ठीक है, आपकी विजुअल मेमोरी काम करती है, आपकी ऑडिटरी मेमोरी काम करती है, या आपकी वर्ड मेमोरी काम करती है। इसमें पहले 4 पिक्चर है, उसके नीचे नाम भी लिखे हुए थे। ठीक है, पिक्चर और वर्ड दोनों थे। दूसरे 4 पिक्चर में सिर्फ पिक्चर है, नाम नहीं लिखे थे। उसके बाद 4 सिर्फ शब्द लिखे हैं, और नीचे के 4 पिक्चर भी है, अक्षर भी लिखे, और मैंने उनको बोला भी था। अभी इसमें से आपको कौन सी चीजें याद रही? पिक्चर और वर्ड दोनों? सिर्फ वर्ड थे वो, सिर्फ पिक्चर थे वो, या जो मैंने बोला आपने सुना वो भी? प्लीज मुझे बताइए।
पिक्चर और वर्ड। पिक्चर मैम मुझे तो पिक्चर ही याद रहे। पिक्चर और वर्ड। जी, पिक्चर और वर्ड दोनों थे, याद रहे। सिर्फ वर्ड कितने लोगों को याद रहे? जो वर्ड में थे उसमें से कितने लोग याद रख पाए? मैम पूरे कुछ वर्ड तो मैम याद है। सर मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है। जो पिक्चर कलरफुल थी, ठीक है। अभी बहुत सिंपल चीज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम बच्चों को आंसर दिखाते हैं, उनको रटवाते हैं, लर्न करते हैं, और हम सोचते हैं कि बच्चे याद रख लें, राइट? जबकि हम खुद भी इस पोजीशन में है कि हमको पिक्चर ज्यादा याद रहते हैं। सही हूं मैं? अग्री? एकदम सही। जी। तो अभी हमको एक चीज समझ में आ गई कि यदि पिक्चर होंगे तो बच्चे ज्यादा अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जब पढ़ाएंगे Yes, हम ma'am. मैंने आज मतलब 2 दिन पहले ये किया। मैं बच्चों को टाइप्स ऑफ टाइड, टाइड कैसे आते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है, टाइड्स, मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो वो किस तरह से आते हैं? ज्वार भाटा। हाँ, ज्वार भाटा, थैंक यू। जी। कैसे आता है? तो वो बच्चों को जब मैं समझा रही थी, मैंने बोर्ड पर ड्रॉ करके बताया कि चांद इस तरफ है तो इस तरफ होगा, बहुत सारे तरीके से समझाया। जब मैंने उसका वीडियो बच्चों के साथ शेयर किया 2 दिन पहले, और आज मैंने जब क्लास में और बच्चों से पूछा, बच्चे बोलते मैम हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ज्वार भाटा कैसे आता है, चांद का असर उस पर कैसे होता है। मुझे एक बच्चे ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था जब मैं समझा रही थी। मुझे बोलता है मैम एक बात बताइए, जब हाई टाइड आता है, पानी ऊपर आता है तो क्या नीचे जगह बन जाती है? क्योंकि पानी ऊपर चढ़ा, बच्चे को ये पता है कि किसी एक स्पेस में पानी है और यदि ऊपर जाता है तो बोलता है क्या नीचे जगह बनती है? तब मुझे समझ में आया कि बच्चों को यदि ठीक से समझाना है तो मुझे कुछ शेयर करना पड़ेगा। और बाय चांस उसी दिन मुझे एक रील देखने को मिली जो इससे रिलेटेड थी। मैं ऐसा ही कुछ सर्च कर रही थी और मुझे रील मिल गई, तो मैंने बच्चों के साथ वो शेयर की। तो बच्चों को जब उसमें देखा तो पूरे समुद्र, सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए, और कैसे पानी एक से दूसरे समुद्र की तरफ बढ़ता है और किस तरह से मैं एक काम करूंगी, ये खत्म होने के बाद आपके साथ वो रील शेयर करूंगी, तो आप भी शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब हम किसी पिक्चर के थ्रू, 3D के थ्रू सिखाते हैं तो बच्चों को समझ भी अच्छे से आता है और याद भी अच्छे से रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिकली कंसेप्ट समझ गए हैं कि याद कैसे रहता है। अभी हमको याद करवाना है तो हमको कैसे करवाना है? अनीता जी हाँ, स्लाइड शेयरिंग चालू रखिए। इसमें सबसे पहले आता है रिपीटेशन, दोहराना। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक वो चीज जाएगी जो रिपीट होगी। कोई भी हम टीवी पे एडवर्टाइज देखते हैं, जब पहली बार एडवर्टाइज आती है तो हम शायद इतना ध्यान नहीं देते। जब वो एडवर्टाइज रोज बार बार आती है तो धीरे धीरे हमको याद होने लगती, फिर हमको पता होता है कि अब क्या डायलॉग आएगा, अब क्या गाना आएगा, क्या सॉन्ग आएगा। आप यदि देखें आपके घर में यदि बच्चे हैं छोटे, तो जैसे ही मतलब उनकी मनपसंद को एडवर्टाइज आती है तो उनके साथ गाने लगते हैं या उसके डायलॉग बोलने लगते हैं। तो रिपीटेशन जो होता है वो ब्रेन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ठीक है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तो जिन बच्चों को याद नहीं रहता है, अभी ये हर एक बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करेगा कौन किस चीज को याद रखता है। अभी आपने जब देखा, आप सबके आई थिंक अलग अलग आए होंगे, किसी को जो पिक्चर्स रहे, किसी को पिक्चर्स वर्ड्स, किसी को ओनली पिक्चर्स थे तो भी शायद याद रहे, ठीक है। जिसने सुना था वो भी याद रहा। बहुत सारी चीजें होती है, हर एक का तरीका अलग होता है। यदि मैं अपनी बात करूं, मैं जब बीएड करती थी, जब एमए करती थी, मैं किसी भी क्वेश्चन के आंसर को उसके जो मेन मेन वर्ड्स होते थे, मैं हमेशा एक रफ पैड अपने साथ रखती, जितने मतलब एकदम पतला लंबा रफ पैड मुझे चाहिए। उस रफ पैड के ऊपर मैं सिर्फ क्वेश्चन का ऊपर हेडिंग और उसके बाद आंसर के जो की पॉइंट्स मुझे लगते हैं, सिर्फ 2-2 या 3-3 वर्ड्स, या मैं उसके डूडल्स मतलब पिक्चर्स जैसे बनाती हूँ और उसको लिख के रखती।
एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह मुझे सिर्फ अपना वो रफ पैड ही खोल के पढ़ना है, मुझे पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं जब उसको लिखती थी तो मैं कनेक्ट कर लेती थी। तो हर एक का अपना तरीका होता है, कोई पढ़ के याद रखता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। कोई जोर से बोलकर या किसी का बोला हुआ सुनकर। ठीक है, मेरे कुछ बच्चे बोलते कि मैम आप, मैं जब रिवीजन करवाती हूँ तो बोले मैम आप इतना करिए कि आप बोलिए, हम सुनेंगे। लिटरली एक लड़की थी, मुझे बोलती है मैम आप एक बार यदि आंसर बोल दोगे और मैं आपके साथ बोल लूंगी तो मुझे याद हो जाएगा, मैं आपको दूसरी बार लिख के बता सकती हूँ। तो ये उसकी कैपेसिटी थी। ये बहुत सारे बच्चों की कैपेसिटी होती है कि जो बोला हुआ है वो सुनकर याद रख लेते हैं, वो पढ़ के याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एज अ टीचर हम ये कर सकते हैं। मैं जब बोलती हूँ मैं बच्चों को बताती हूँ कि मैं अंडरलाइन के साथ बोलती हूँ। मुझे जिस बच्चों को जिस चीज पे स्ट्रेस दिलवाना है, मैं अंडरलाइन करके बोलती हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरे बच्चे भी समझते हैं कि मैडम ने इसको मतलब अंडरलाइन करके बोला है, स्ट्रेस दे के बोला है, तो हमको ये करना है। ठीक है, तो जब आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जैसे अभी आपने बोला था, आई थिंक निकिता जी आपने कहा था कि बच्चे याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं हम बताते तो भी। आप थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोलिए, अपने जो लैंग्वेज है उसमें उतार चढ़ाव लाइए, आपका टेम्पो ऊपर नीचे होना चाहिए। जब सेंटेंस हम बोलते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको थोड़ा स्ट्रेस दे के, और जो मतलब सेंटेंस के अंदर जो फिलिंग होते हैं, है ना, लास्ट के शुरू के वर्ड्स जिसको बोलते हैं मतलब कंजक्शंस हैं और ये सारे हैं, उन पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं होती। जो मेन आंसर है उसको स्ट्रेस दे के बोलिए, तो बच्चे जो सुन रहे हैं वो स्ट्रेस वर्ड को लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जरूर ले जाएंगे और याद रखेंगे। ठीक है, तो जोर से बोलना, सुनना, ऑडियो बुक्स टेप करके सुनना, बहुत सारी चीजें होती है। आप लोग यदि पुष्पा इम्पॉसिबल देखते हैं, कोई देखता है, सीरियल आता है पुष्पा इम्पॉसिबल, उसमें वो स्टार्टिंग में बताया था जब वो पढ़ रही थी तो वो इंग्लिश सीख रही थी, उसको याद नहीं रहता, और वो प्लस वर्किंग वुमेन थी, तो उसके सर उसको सारे आंसर ऑडियो रिकॉर्ड करके और मोबाइल में भेजते हैं, और वो काम कर खाना बनाते बनाते कान में सुनती रहती है और स्पेलिंग लर्न करती है। तो ये भी एक तरीका होता है जो सुन के याद रख सकता है। तो हम यदि नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पेरेंट्स कर सकते हैं। एक चीज हम कर सकते हैं, ड्यूरिंग कोरोना हम सबने वीडियोस बनाए थे, हम अभी भी उन वीडियोस को उन स्पेसिफिक बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। आप सबने बनाए होंगे वीडियो, यस और नो? यस मैम। बनाए थे सबने वीडियो? यस। तो जहां पे आपको लगता है बच्चा कोई चीज नहीं कर पा रहा है तो हम उन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसके बाद है लिखना। लिखना कैसे हेल्पफुल हो सकता है? इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई मुझे समझाएगा? प्लीज कोशिश करिए, इस पिक्चर को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं? मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई कनेक्टिविटी है लिखने की ब्रेन से। सो जी जैसे ही वो लिखते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज फील होती है। जी, लिखने की कनेक्टिविटी कैसे है मैं आपको बताती हूँ। जब हम लिखते हैं पहले दिमाग में वो चीज होती है, या तो हम कहीं से देख कर लिख रहे हैं या अपने दिमाग से याददाश्त से लिख रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं हमारी आंखें देखती है, हमने जो पढ़ा है वो दिमाग में होता है, हाथों तक पहुंचता है, तो हमारे हाथ, आंखें, दिमाग, एक से ज्यादा इंद्रियां जब एक साथ काम करती है तो वो लॉन्ग टर्म तक जाती है। जैसे मैंने कहा कि मैं यदि उसके कीवर्ड्स लिख लेती थी तो मुझे याद रहता था। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको आप 2 बार 5 बार लिखवा दीजिए तो आंसर याद रह जाते हैं। आ, एक बच्चा था मेरे पास पढ़ता था, एक बार उसको एक आंसर याद नहीं हुआ, मैंने उसको खड़े करके बोल के सुनाया, याद नहीं हुआ, और उसने शायद कुछ गलती की और मस्ती कर रहा था। मैंने उसको पनिशमेंट दी दैट यू हैव टू राइट 50 टाइम,
बकायदा मैंने उसको बैठ के वो आंसर 50 बार लिखवाया है। उसके शायद 5 साल बाद वो मुझे मिला होगा, बोलता है मैम वो आंसर आपको मैं आज भी सुना सकता हूँ। बोले मैंने उसको 50 बार लिखा था तो मुझे इतने अच्छे से याद है, कोई मुझे नींद में सुना है, मुझे आज भी याद है। उसने लिटरली मुझे वर्ड टू वर्ड वो आंसर सुनाया है। तो लिखने का इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है क्योंकि बहुत सारी इंद्रियां साथ में जुड़ती है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चों के लिए। तो हम उनको अलग अलग जगह पे लिखवा सकते हैं। आप उनको कलरफुल पेपर दे सकते हैं, आप 2 या 3 कलर के पेपर दे दीजिए, या पेपर के आसपास कलर लाइन बना दीजिए। इससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्पेसिफिक एक बॉक्स बनाइए कि इस बॉक्स के अंदर लिखना है, एक सर्कल बनाइए, इस सर्कल में आंसर लिखना है। थोड़े से तरीके बदल दीजिए आप नए नए, तो बच्चे लिखना एंजॉय करेंगे। ठीक है, आप सिंपली बोले 5 टाइम कॉपी कर डालिए तो शायद उनके लिए मुश्किल होगा। तो लिखने के थोड़े से तरीके बदलिए तो बच्चे ज्यादा याद कर पाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे हम। दूसरा है, अभी आती है आंखें। शायद एक बीच में रह गया। कोई भी चीज है आंखों के सामने जितने ज्यादा समय रहेगी, कोई बात नहीं, उतना ज्यादा लंबा समय तक वो हमको याद रहता है। बहुत सारी बार मैं ये करती हूँ, हम लोग जो चार्ट बनवाते हैं बच्चों से, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, आपको यदि लगता है कि आपका कोई टॉपिक है जो थोड़ा सा मुश्किल है, हार्ड है, या कुछ हार्ड स्पेलिंग्स है, उनको चार्ट पेपर पे लिखवा कर बोर्ड पर लगा दीजिए। और फिर उसके बाद देखिए आपको बच्चों में फर्क नजर आएगा। जब चीज बार बार नजर के सामने आती है वो चीज ज्यादा याद रहती है। एक एग्जाम्पल, आप लोग जब अपने घर से स्कूल के लिए आते हैं, पर्टिकुलर रास्ते पर कुछ बोर्ड्स, कुछ साइन बोर्ड्स हैं, कुछ दुकान के बोर्ड है, कुछ एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड है, देखते होंगे, आपको याद रहते हैं। यदि कोई आपसे रास्ता पूछे तो आप मतलब लोकेशन के लिए उन बोर्ड्स का उपयोग करते हैं, यस और नो? कोई दुकान का नाम होता है तो उसकी दुकान से राइट ले लेना, उस दुकान से तीसरी गली में, दूसरी गली में, यस और नो? यस मैम। करते हैं हम ये चीज यूज? जी। यस मैम। तो जो चीज हमारे नजर के सामने ज्यादा समय तक रहती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंचती है। तो यदि आपको कोई स्पेसिफिक चीज बच्चों को याद करवानी जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कुछ ऐसे वे में रखिए कि उनकी नजर के सामने ज्यादा टाइम के लिए रहे, तो वो उनको याद हो जाएगी। ठीक है। हमारा सेकंड जो है, नेक्स्ट है चंकिंग, हिस्सों में बांटना। इसी को रहने दीजिए। अभी एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। टेबल में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, यस और नो? टेबल याद नहीं होते बच्चे को, प्रॉब्लम आती है आप सबको? यस मैम। जी। मैंने ये एक आपको बताया है तरीका। आप कोई भी टेबल लर्न करवाते हैं बच्चे को, तो उनको बताइए कि आपको इसमें बहुत सिंपल है। शुरुआत में आपको जो फर्स्ट जिसका टेबल है फर्स्ट में वही आएगा, 10 में उसके पीछे 0 लगाना है। तो आप 2 चीज तो आपको लर्न करने की हट गई। अब उसको बोलिए आपको जो बाकी बचे हैं 8, उसको पार्ट में हम कर देते हैं 1 2 3, 1 जा 2 जा 3 जा। आप पहले लर्न करवा दीजिए। जब वो पक्का लर्न हो जाता है उससे पूछ लीजिए। उसके बाद आप उसको बोलिए 4 जा 5 जा 6 जा, उसको बोलिए उसको छोड़ दीजिए 1 जा 2, सिर्फ इसको लर्न करिए। तो 3 3 3। उसके बाद तो बच्चा इस तरह से जब टुकड़ों में जाएगा, लास्ट में मैंने 4 लिए क्योंकि जब पहले 2 लर्न कर लेगा तो थोड़ी सी दिमाग को भी प्रैक्टिस हो जाती है अपने आप, तो वो बच्चा इजीली लर्न कर पाएगा। तो इस तरह से टुकड़े में बांट सकते हैं। स्पेलिंग के एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट में जैसे 2 पार्ट में किया है, पहले इम्पोर्टेंट और उसके बाद इम्पोर्टेंट। जब आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे बच्चों को लर्न करवाने के लिए, तो एक हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से ग्रैस्प कर लेता है। हमको नहीं पता होता ये कैसे। जब कोई एक तरीका एक जगह अपनाया जाता है तो हम दूसरी जगह भी वो अनकॉन्शियस माइंड अपने आप उसको ले लेता है। तो जब आपने जैसे इम्पोर्टेंट सिखाया, इम्पोर्टेंट, तो वो पोर्टेंट उसको साथ में जोड़ लेगा दिमाग, तो आप उसको आगे धीरे। तो ये आप एक बच्चों को हैबिट दे सकते हैं कि धीरे धीरे कम से ज्यादा वर्ड्स को लर्न करने की। ठीक है, तो आप से यदि चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस देते हैं, तो उसके बाद आप अपने चंकिंग थोड़े से बड़े भी कर सकते हैं। अभी सेम यही फॉर्मूला, जैसे लॉन्ग आंसर की हमारी बात हुई अभी कि लंबे आंसर है, आप बोल रहे थे बच्चे छोटे करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है,
तो हम ये कर सकते हैं, उस लंबे आंसर को पॉइंट्स में लिखवा दें या अलग अलग कर दें आंसर के हिसाब से। मतलब हम आंसर को समझाना है। सपोज कोई एक आंसर जैसे मैं भी डिस्कस कर रही थी कि कॉजेस ऑफ लैंड पॉल्यूशन या कॉजेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, बच्चों को प्रैक्टिकली बताइए दो 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 करके। तो आप उनको पहले दो, फिर अगले दो, फिर अगले दो, तो बच्चा उसको थोड़ा उस तरीके से टेक्निकली याद कर पाएगा। उनको हिस्सों में बंटवाइए, 8 या 10 लाइन करे तो दो दो करके हम लर्न करवा सकते हैं, उसका मतलब समझ के जब वो उसको करे। ठीक है, तो ये हमारा है चंकिंग। ओके, नेक्स्ट पे चलेंगे अनिता जी। दृश्य कल्पना, विजुअलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मोआना, कितने लोग जानते हैं इस वर्ड को? मोआना। मैम मोआना या मोआयना? मोआना, मोआना। मुआयना कहीं तो सुना है, इसका मोआना मतलब वर्ड नहीं सुना। कहीं खो जाना। नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये एक कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है मोआना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्टोरी मैंने नहीं सुनी फिर, सॉरी। जी कोई बात नहीं, चलिए। तो ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए, मैंने इसीलिए ऐसा कैरेक्टर ढूंढा है। अभी मैं आपको उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है। मोआना जो है वो एक मतलब समुद्र किनारे रहने वाली एक जनजाति की राजकुमारी है। उसके बाल घुंघराले हैं। वो लगभग मतलब अफ्रीकी लोगों जैसा उसका कलर है। अफ्रीकी ऑलमोस्ट फीचर्स अफ्रीकी जैसे हैं। घुंघराले बाल हैं। उसका ड्रेसअप भी वैसा ही जनजातियों वाला है, ठीक है, शॉर्ट स्कर्ट और इस तरह से। उसके हाथ में एक चप्पू है, ठीक है, और थोड़ी सी एग्रेसिव है। मैंने आपको कहा आपके दिमाग में एक पिक्चर बना उसका, यस और नो? पिक्चर बना है आपके दिमाग में एक मोआना का। वो बोट पे समुद्र के पास रहने वाली जनजाति, वो लोग बोटिंग करते हैं। उसकी जो स्टोरी है, यदि आपको कभी टाइम मिले तो प्लीज आप जरूर देखिएगा। मोआना बहुत अच्छी मूवी है, बच्चों को दिखाने के लिए भी बहुत अच्छी है। कैसे वो स्ट्रगल करती है, मतलब, और मतलब अपनी दादी को, उसकी दादी ने उसको बताया था कि हमारे जो पूर्वज थे वो जहाज लेके समुद्र में जाते, तो वो कैसे जाती है उसके बारे में पूरी कहानी है। ठीक है, अनीता जी अभी नेक्स्ट पे स्लाइड पे चलिए। देखिए लोकेंद्र जी, आपने, ये है मोआना। अभी जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था, क्या आपने सोचा ऑलमोस्ट वैसा है? यस या नो? प्लीज मुझे अनम्यूट होके बताइए, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था लगभग ऐसा कुछ आपने सोचा था? ऐसी कुछ पिक्चर आपके दिमाग में आई थी मिलती जुलती? यस या नो? यस मैम, कुछ Yes, कुछ ma'am. ऐसी आई थी। यस जी मैम। यस। जी जी, आप सब लोग उसको विजुअलाइज कर पाए? फिर मैंने आपको पिक्चर दिखाई तो काफी कुछ मिलता जुलता था। ब्लैक कलर है, घुंघराले बाल है, जनजाति जैसे कपड़े हैं, ठीक है। ये एक बेस्ट टेक्निक है लॉन्ग टर्म मेमोरी जाने के लिए। आई बेट आप लोग भी शायद इसको नहीं भूलेंगे। शायद मोआना नाम अजीब है तो भूल जाए, लेकिन इसका चेहरा या जो मैंने डिस्क्राइब किया था शायद आप लोग काफी लंबे समय तक याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे, मुझे लगता है, आई होप। तो जब हम पढ़ाते हैं, यदि हम उसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से दें कि बच्चे उसको विजुलाइज कर सके, उसको सोच सके, अपने दिमाग में वो चित्र बना सके, यदि उनके दिमाग में वो चित्र बनता है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जरूर जाएगा। आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। आपको यदि कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप में से कितने लोगों के सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं? प्लीज अनम्यूट होके बताइए, आप में से कितने लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं? मैं एसएस पढ़ाती हूँ, मैं बहुत कर सकती हूँ। और कौन कर सकते हैं? जय जैन मैम। जयजिंद्र चालिनी जी।
मैम मेरा है ईवीएस, मैं उसमें कर सकती हूँ ये। बिल्कुल जी। उषा जी आप भी कर सकती है, बढ़िया। हिंदी ईवीएस, एसएसटी इंग्लिश, सौरभ जी वेरी नाइस। आप तो हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, सब जरूर कर सकते हैं। ईवीएस नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से होता है। और प्लीज आप सब लोग एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। मैम मैं अक्सर ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, करता करता भी हूँ। मैथ मेरा सब्जेक्ट है जी। और 6, 7, 8 साइंस है। साइंस में तो बहुत सारा गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। मैथ्स में फिर भी कम होती है। जी 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 अनामिका जी, जी सृष्टि जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। हिंदी श्योर गुंजाइश है जी। इंग्लिश में भी मैम हम भी। सानू जी बहुत, निकिता जी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी बात है। मैम हम हिंदी और संस्कृत हमारा सब्जेक्ट है, 3rd 4th 5th क्लास के लिए। जी मैम वो करते हैं हम भी। जी बिल्कुल जी अंकिता जी। तो आप सब लोग इस टेक्निक को यूज कर पाएंगे। अभी कैसे यूज करना है आपको सबको पता है। जितना हो सके यदि आप उनके दिमाग तक पहुंच पाए बच्चों के, तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी जा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, ये शायद स्लाइड आगे पीछे हो गई, आंखों के सामने रखना, ये उसके एग्जाम्पल है कि आप कैसे चार्ट बना के आगे रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। डूडल बनाना, डूडलिंग आप लोग करते हैं। डूडलिंग क्या होता है पता है? आप सब अभी बैठे हैं, आप सब ने पहले लिखा, आप सबके हाथ में पेन होगी, है ना? जी यस मैम। जी शायद मैम। आप कुछ कुछ ट्राई कर रहे होंगे, किसी के हाथ से पेन चल रही होगी शायद। यस या नो? यस मैम। मुझे 1 मिनट दीजिए। सॉरी जी। आप लोगों की शायद पेन चल रही होगी, आप लोग कुछ कुछ लिख रहे होंगे, ड्रॉ कर रहे होंगे। यस और नो? कितने लोगों को आदत है जब हम किसी से बात करते हैं, कुछ करते हैं, यदि हाथ में पेन है, कोई कागज रफ मिल गया, तो हम उसके ऊपर कुछ कुछ बनाते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए, ऐसा कुछ हम करते हैं। यस और नो? आप लोग करते हैं? यस यस मैम। मैम। जी, सबकी आदत है। इसी को बोलते हैं डुडलिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डुडलिंग। छोटी छोटी लाइनें बनाकर, बहुत छोटी छोटी चीजें बनाकर, किसी भी चीज, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये डुडलिंग आप जब करते हैं, मेरा अपना अनुभव है कि जब मैं किसी चीज को सुनती हूँ या पढ़ती हूँ, उस वक्त मैंने जो डूडल बनाया है, जब मैं दोबारा उस डूडल को देखती हूँ तो मुझे वो चीज याद आ जाती है। होता है, लोकेंद्र जी एग्री? बहुत बार होता है। आपने अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने जो डूडल बनाया होगा, यदि कल परसों आपके सामने फिर से डूडल आता है, तो आपको ये बातें इससे रिलेटेड उस वक्त आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो चीज याद आएगी। इसलिए जब भी आप पढ़ाते हैं तो डूडलिंग आप भी करिए। मैं बोर्ड पर बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं मतलब ज्वार भाटा कैसे आता है, जब तो मैंने बच्चों को अर्थ बना के, उसके पास में चांद बना के और पानी की लहरें बना के बताया था बोर्ड पे। मैंने बच्चों से पूछा कि आपने जब देखा वीडियो तो क्या आप रिलेट कर पाए जो मैंने बोर्ड पे? तो बच्चे बोलते हाँ मैम, आपने वैसे ही बनाया था जो हमने 3D में देखा, लेकिन 3D में ज्यादा मजा आया देखने में। तो हम जब थोड़ा सा डूडलिंग करते हैं तो वो मेमोरी तक जाता है। और दूसरा, सिर्फ हम डूडलिंग ना करें, हम बच्चों को थोड़ा सा डूडलिंग करने दें जब वो सीख रहे हैं। ठीक है। कई बार ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर कोई बच्चा यदि हाथ में पेन लेके बैठा है या कुछ लिख रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जस्ट उसको बोल देते हैं क्या कर रहे हैं, पेन रख दीजिए, बंद कर दीजिए, मैं समझा रही हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो।
इससे क्या होगा, जब उसकी डूडलिंग रुक जाती है तो उसकी मेमोराइजेशन में भी आपकी डांट रह जाएगी और जो आप पढ़ा रहे थे वो चला जाएगा। यदि बच्चे डूडलिंग करते हैं, लेट देम डू, उनको करने दीजिए, क्योंकि उस डूडलिंग के साथ आपकी जो बात उसके कानों में पड़ी है वो उसको लंबे समय तक याद रहेगी। तो आप भी हैबिट रखिए और बच्चों को भी करने दीजिए। नेक्स्ट पे चलिए, मैं डूडलिंग का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं जो क्लास में करती हूँ, मैंने एक बोर्ड का पिक्चर लिया है। अनिता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। अनिता जी, ये देखिए, ये मेरा डूडलिंग है। मैंने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बच्चों को बताए थे। तो रेन फॉरेस्ट बताया तो मैंने एक बादल बनाया, नीचे रेन बना के उसमें लिखा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो डेसिडियस मतलब जो पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये पत्ता मैंने बनाया जो मतलब मोस्टली याद रखते हैं, वो बच्चों ने पिक्चर देखी इसलिए वो पत्ता याद है उनको कि ये पत्ता जरूर झड़ता है झाड़ का, वो मैंने बनाया। देन ड्राई एंड स्क्रबी फॉरेस्ट, तो मैंने कांटे बना दिए उसके आसपास। माउंटेन फॉरेस्ट का एम मैंने माउंटेन की तरह बनाया था, ठीक है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट का मैंने एम जो है उसको टूटे हुए तने होते हैं और उसके पास में कीचड़ बनाया ताकि मैंग्रोव फॉरेस्ट वो लोग समझ पाए, ठीक है। तो ये मैंने डूडलिंग किया था और ये बच्चों को इतने अच्छे से याद रहा। और जब एग्जाम में ये पूछा मैंने, हर एक बच्चे ने इसका आंसर लिखा था, क्योंकि बच्चे अपने आप उसको कनेक्ट कर पाए, उनको उसके बाद मुझे दोबारा याद करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो डूडलिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है। तो कोशिश करिए, आप भी यूज करिए और बच्चों को सिखाइए, ठीक है। आ, आप में से कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? आप कभी कोई डूडलिंग करते हैं बोर्ड के ऊपर जैसे मैंने किया है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, अनम्यूट करके बताइए आप में से कोई डूडलिंग करता है बोर्ड के ऊपर बच्चों के साथ पढ़ाते हुए? कभी कभी लोकेंद्र जी। ठीक है सौरभ जी। उषा जी नहीं करती है, कोई बात नहीं, अब करेंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग इसका जरूर उपयोग करेंगे, क्योंकि मेरा ये आंसर आपको भी याद रहने वाला है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आज के बाद आप भी नहीं भूलने वाले हैं, पक्का है ये तो। अनिता जी नेक्स्ट पे चलेंगे हम। शब्दों को चित्रों में बदलना कैसे बदल सकते हैं? ये एक है, इसको कलर्स यूज करके एक कंसेप्ट मैप जैसा बनाया है, और कैसे सारे प्लैनेट्स बच्चे याद रख सकते हैं, उससे रिलेटेड कलर, किसका कलर किस तरह का होता है क्या है उससे रिलेटेड। आप जब थोड़े से पिक्चर, थोड़े से कलर बना देते हैं तो ये कंसेप्ट दिमाग में लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट मैप बना के, ऐसे पिक्चर्स बना के आप किसी भी चीज को इस तरह से जोड़ के देखिए, वाटर साइकिल है या फूड चेन है, यदि बच्चों को लर्न करवाना है तो सबसे इजी तरीका है उसको पिक्चर पहले बनाइए, उसके बाद लर्न करवाइए। यदि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम सिखाना है तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर बनवाइए, बच्चों को बोलिए बनाने के लिए, उसमें फिर एक एरो बताइए पूरा नीचे तक चला जाए, तो बच्चे लंबे समय तक याद रखेंगे। उसके अलावा कुछ एक एग्जाम्पल है, एंगल क्या होता है वो सिखाना है, तो ए को टेढ़ा करके उसको एंगल के रूप में करके, तो कुछ ऐसे डूडलिंग हो सकती है जो लेटर्स के साथ कर सकते हैं, तो बच्चों को इजीली याद रहेगी, ये कंसेप्ट अच्छे से याद रहेगी कि वो चीज क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। लय में बोलना, यहाँ पे एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अध्ययन, जब हम बोलते हैं हमारे साथ बच्चे रिपीट करते हैं तो उनको याद रहता है, और किसी चीज को लय में बोला जाता है तो वो लंबे समय तक याद रहता है। एक ये भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस टीचर ने बहुत अच्छे से सिखाया था, मैं आपको बताती हूँ। आई यू वी दे डू डू डू, ये एक सिंपल रूल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि आई यू वी और दे के साथ डू लगता है और ही शी इट के साथ डज लगता है।
यदि आपको ये बच्चों को लर्न करवाना है तो आप उनको गा के रटवा दीजिए। IUP से डू डू डू, ही शी इट से डज। सॉन्ग में आप उसको कन्वर्ट करिए। बच्चा कभी नहीं भूलेगा, जब याद करना है वो उसको गाएगा, अपने आप सोच लेगा कि हाँ ये आएगा। यदि आपने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है तो उसको डू लिखना है या डज, तो वो गाना गा के लिख देगा। अग्री? आर यू अग्री विथ मी और नॉट? जी। तो अपने लेसन को यदि आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा लय में किसी तरह से, एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। एक एडवर्टाइजमेंट आता है इसका, आलिया भट्ट कुछ कुकीज का है, ठीक है। उसके अंदर एक सेंटेंस है उसका, कांट वेट वॉन्ट वेट, ठीक है। वो वॉन्ट वेट मतलब विल नॉट वेट का शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट वेट। तो मैं जब बच्चों को ग्रामर सिखा रही थी और शेल और विल, शेल नॉट और विल नॉट के शॉर्ट फॉर्म शेंट और वॉन्ट सिखाना था, तो जब मैंने ये बच्चों को एडवर्टाइज याद करवाई तो मैंने बताया कि ये जो वॉन्ट है वो WANT वॉन्ट नहीं है, बल्कि WON''T है। वॉन्ट मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो बच्चे बोलते हैं हाँ मैम याद है, जब सुना था तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तब उसका मतलब समझ में आ रहा है। तो जब वो कंसेप्ट दिया तो बच्चे जितनी बार वो एडवर्टाइज देखते हैं उतनी बार याद करते हैं कि ये मतलब होता है, और वो उनको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो कोई चीज यदि आप ऐसी कनेक्ट कर पाए जो कहीं गीत में आती है, कहीं बच्चों ने सुनी है, जो रायम में है या कुछ है। बहुत पुरानी बात है, मेरे कजिन है वो इंग्लिश सिखाते थे। वो जब इंग्लिश बच्चों को सिखा रहे थे तो उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज बताई। एक आमिर खान का गाना था, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, वाई डिड यू फॉल इन लव, वाई डिड यू गो अवे। तो वो इंग्लिश बता रहे थे और वो ये कंसेप्ट दे रहे थे कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वैसे पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, लेकिन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो उन्होंने ये गाने का एग्जाम्पल दिया बच्चों को और उन्होंने बताया कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये गाना याद रखना, तो अभी डिड के साथ क्या यूज करना है आपको याद आ जाएगा। वो सारे बच्चों को इतनी इजीली समझ में आ गया क्योंकि उन्होंने वो गाना सुना हुआ था, तो वो उसको कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। अनिता जी नेक्स्ट पे चलेंगे, इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल है मेरे पास। बेसिक कलर्स, ठीक है। बेसिक कलर को याद करने के लिए, ये एक्चुअली गुजराती हमारी कहावत है, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है। गुजराती में ऐसा है कि लाल पीड़ो ने वादड़ी मूड रंग कहवाए, बाकी बना रंग आना मेड़ थी थाय। मतलब इनको मिला के हम सारे रंग बना सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको देना है कि बेसिक 3 कलर कौन से हैं। तो लाल पीला और नीला मूल रंग कहलाए, बाकी सारे रंग इनके मेल से आए। तो ये बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि बेसिक कलर कौन से हैं। मोस्टली शायद कंप्यूटर जब सीखते हैं तब भी हम उनको सिखाते हैं कि जब कलर यूज करना है, आप ड्राइंग सिखाते हैं, कलर मिक्स करना सिखाते हैं, बहुत सारी जगह पे कलर का कंसेप्ट हम जब देते हैं। तो यदि पोयम सिखा दी जाएगी तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। एक से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग। एक्टिव लर्निंग तब होगा जब एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन बच्चों के साथ में बिजी रहेंगे। जैसे अभी जब मैंने शुरू किया और आप लोगों ने एक मेमोरी गेम खेला, वो आपको याद रहा बिकॉज यू वर एक्टिव विद दैट। और जब मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ थोड़ी देर से, तो यू आर फीलिंग लिटिल बिट बोर। अग्री, यस और नॉट? जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन यदि बच्चे कुछ साथ में कर रहे हैं, इन केस दे आर डूइंग समथिंग, दे आर एक्टिव, तो वो उनको ज्यादा याद रहेगा। तो जब आप करते हैं तो कुछ ऐसा करिए जो बच्चे उसके साथ में करते रहेंगे, तो वो उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जरूर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे हम। स्पेस्ड रेपिटेशन, अंतरालीय पुनरावृत्ति। 171 फॉर्मूला है।
171 फॉर्मूला ये है कि कोई भी चीज आपको यदि लर्न करनी है, याद रखनी है, तो उसको एक दिन बाद फिर से करिए, उसको 7 दिन बाद फिर से करिए, और उसको 1 महीने बाद फिर से करिए। ये 171, वो चीज दिमाग से कभी नहीं जाएगी। एक दिन बाद कल जो पढ़ा था उसको आज, यदि आज आप क्लास में जाके पढ़ाना शुरू करते हैं, तो कल जो पढ़ा था उसके बाद उसको एक बार रिपीट कर लीजिए। जैसे मैंने आज जब शुरू किया तब मैंने आप लोगों से पिछले वेबिनार के बारे में डिस्कस किया, तो मैंने पिछले वेबिनार में जितनी चीजें बताई थी, शायद मैंने 2-3 नाम लिए, लेकिन आपको वो सारी चीजें लाइन से सब कुछ, वो पूरा जो पेज था जिसमें मैंने लिखा था पूरा पाठ योजना, उसकी वो पूरा पिक्चर नजर के सामने आ गया। हर एक पॉइंट को आप हर रोज कर रहे हैं तो आपको वो चीजें याद आ गई, यस और नो? आप उसको रिकॉल कर पाए? जी शिवानी जी यस, स्मृति जी यस, उषा जी यस, बिल्कुल कर पाते हैं। बस ये फॉर्मूला हमको क्लास में यूज करना है। जब हम जिस दिन जाते हैं उसके एक दिन पहले या उसकी पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था उसको एक बार छोटा सा रिवाइज करिए। एक हफ्ते बाद हम लोग जनरली वीकली टेस्ट करते हैं या मंथली टेस्ट करते हैं। उसका एक बेसिक रीजन, ये जो हमारा यदि तरीका है उसका बेसिक रीजन भी यही है कि यदि कुछ लेसन एक आध महीने में रिपीट हो जाते हैं तो वो एग्जाम तक याद रहेंगे। यदि हम बीच में टेस्ट ना लें तो बच्चे लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट का तरीका अपनाया जाता है, क्योंकि ये 171 फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोग अब अपनी क्लास में 171 फॉर्मूला जरूर यूज करेंगे। करते हैं सानू जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अनीता जी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये मेरा आज का लास्ट एग्जाम्पल है, एसोसिएशन, संबंध जोड़ना। जब आप किसी को कोई चीज बताते हैं तब आप उसको कुछ रिलेट करके बताइए। अभी जैसे हमने डू डज अभी पढ़ा, उसी तरह से एक ये फॉर्मूला है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर होता है कि जब फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर या प्लूरल, या सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल आई वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल इसमें दे, एक से ज्यादा, उसके साथ हम लोग डू यूज करते हैं, और ही शीट जो हमने अभी लर्न किया उसके साथ डज। तो जो ईएस होता है वर्ब के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे आई गो ही गोज, जो इंग्लिश टीचर है वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ही शीट के साथ ईएस लगाते हैं वर्ब के साथ। इस फॉर्मूले को मैं कैसे बच्चों को लर्न करवाती हूँ, मैं बच्चों को बताती हूँ कि ये जो ही गोज, जो गो है वो मेन वर्ब है, उसके साथ में ईएस लगा है, वो किस तरह से आपकी तरह है। ये जो मेन वर्ब गो है वो आपकी टीचर है, और ये जो ईएस है वो आप हो। और मैं उनको बताती हूँ सैटरडे को जब आपकी मम्मी आती है तो आप क्या करते हो, टीचर को छोड़कर मम्मी के बाजू में जाके खड़े रहते हो, टीचर के अपोजिट साइड हो जाते हो। तो ये जो डू है ना वो आपकी मम्मी है, हेल्पिंग वर्ब। टीचर आपको पढ़ाती है, आपकी मम्मा घर पे हेल्प करती है, तो आपकी मम्मी हेल्पिंग वर्ब है। तो डू जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो ये ईएस मेन वर्ब को छोड़कर डू के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ खड़ा हो जाता है। इसलिए डज ही गो, जब वो क्वेश्चन बनेगा तो डज ही गो टू गार्डन एवरी डे, गोज नहीं रहेगा जब डज आ जाएगा। तो वर्ब के साथ से ईएस क्यों हटा? तो ये जब एसोसिएशन होता है बच्चों को, जब ये मैं इस तरीके से सिखाती हूँ तो बच्चे कभी नहीं भूलते हैं, बच्चे हमेशा याद रखते हैं, बोलते हैं उनको एग्जाम में भी इसमें गलती कभी नहीं होती है। तो आप जब अपने लेसन को किसी तरह से एसोसिएट कर पाए तो शायद बच्चे याद रखेंगे। अभी एसोसिएशन कैसे करना है वो आपकी अपनी स्मार्टनेस है, आप उनको कैसे किस चीज से एसोसिएट करवा पाते हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैंने नॉइस पॉल्यूशन से उनकी क्लास की आवाज को एसोसिएट किया, मैंने डू डज को मम्मी से एसोसिएट किया, मैं बहुत सारी चीजें उनको जोड़ के बताती हूँ।
अभी आज एक वर्ड आया था, कबीला शिप, है ना, किनशिप एंड कबीला शिप, एक वर्ड था। तो बोले क्लैंस, पहले के जमाने में जो ऋग्वेद में के टाइम पे जो लोग थे, देवर फॉलोइंग कबीला रूल। तो कबीला रूल क्या होता है, क्लैन क्या होता है, ये समझाना। तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि जैसे आप लोगों के यहाँ जब कोई पूजा हवन होता है, जिसमें कुछ एक ऐसे हवन होते हैं मतलब जिसमें सिर्फ घर के लोग, या श्राद्ध वगैरह होता है तो सिर्फ घर के लोग, कुटुंब के लोग उसको खा सकते हैं, बाहर के लोगों को हम नहीं बुलाते हैं। तो इनका वो आपका कुटुंब या कबीला, जो आपका फैमिली, आपके पेरेंट्स के तरफ से रिलेटेड जितने लोग हैं, तो दैट इज। और एक और एसोसिएशन दिया था कि कबीला किस तरह से एक दूसरे से एसोसिएट होता है, किनशिप किसको बोलते हैं। मैंने बच्चों से पूछा आपने RRR मूवी देखी है? एवरीवन सेज यस। मैंने उसमें बताया आप लोगों ने देखी है RRR मूवी, यस और नो? आपको लगता होगा ये बहुत सारी पिक्चर की बातें करती है, बहुत सारी टीवी एडवर्टाइजमेंट की बातें करती है। मैं इसलिए करती हूँ, मैं कार्टून सारे मैंने देखे हैं, बच्चों से रिलेटेड जितनी चीजें होती है। नहीं देखिए कोई बात नहीं, आप प्लीज कोशिश करिएगा, यदि मौका मिलता है। बहुत फेमस पिक्चर रही है ना, मतलब काफी विदेशों तक धूम रही है RRR मूवी की। कोशिश करिएगा, देखिएगा, स्मृति जी ने देखी है। तो उस मूवी में ऐसा है कि एक कबीले की बच्ची को अंग्रेज लोग उठा के अपने साथ ले जाते हैं, और उस कबीले के लोग उस लड़की को वहां से वापस लेकर आते हैं। तो ये मैंने उनको बच्चों को बताया कि एसोसिएशन मतलब किनशिप क्या होता है। तो उस मूवी में बताया कि वो कैसे कबीले के लोग, उनकी अपनी बच्ची नहीं है लेकिन वो कबीले की, वो एक कुटुंब है और वो एसोसिएट कर, तो वो उसको कितनी मेहनत करते हैं उसको वापस लाने के लिए। तो जब इससे मैंने जोड़ा, जिसको बच्चों ने देखा हुआ है, तो वो बच्चों को बहुत कंसेप्ट इजीली क्लियर हो गया। तो आप भी कोशिश करिए, यदि आप एसोसिएट कर पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चीजें जाती है। एक्चुअली शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी चीजें कितनी मैक्सिमम जा सकती है? 7, 2+2-। अभी आज मैंने आपको 16 चीजें दिखाई। मोस्टली लोग 6 से 8 के बीच में रहे, 1-11 तक पहुंच पाया, है ना। बेसिक आप जब इंफॉर्मेशन देते हैं, आज मैंने भी 6 ही चीजें टॉपिक लिए हैं, क्योंकि इससे ज्यादा टॉपिक है, मैं बाकी के 6 टॉपिक अगले बार में लूंगी। क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, 7, 2+or-2, या तो आप 5 चीजें, 7 चीजें या 9 चीजें एक बार में याद रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। यदि उससे ज्यादा मैं दे दूंगी तो शायद आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चों के साथ भी लागू होता है, 7+2-2, ठीक है। तो जब आप कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो उतनी ही दीजिएगा, उसके बाद थोड़े ब्रेक के बाद लीजिएगा। मेरी तरफ से आज इतना था। अभी मैं आप सबसे डिटेल में चाहूंगी कहाँ कहाँ आप प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चों के मेमोराइजेशन में, और आज कौन कौन सी चीजें थी जो आप अपनी क्लास में प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे, जिससे आपको लगता है कि आपको रिजल्ट मिलेगा। अनीता जी आपकी हेल्प चाहिए, आप प्लीज सबको लाइन से बुलाए ताकि कोई छूटे ना। आप म्यूट है। निकिता सोनी अनम्यूट करें। यस मैम। जी, अब कैमरा ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, कहिए। मैम मैं सुन नहीं पाई। मेरा जी मैम। क्वेश्चन कि मेमोराइजेशन की कौन सी प्रॉब्लम आप अपनी स्कूल में फेस करते हैं, और आज जो अलग अलग तरीके पढ़े, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको वे लगते हैं कि आप अपनी क्लास में यूज कर पाएंगे और कैसे? हम मुझे आवाज नहीं आ रही मैम, आवाज फंस रही है। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिए। आज आपने जो मेमोराइजेशन के बारे में सुना, आपकी क्लास में कौन सी प्रॉब्लम आती है, और आज हमने जो 6 तरीके सीखे उनमें से मैं को दे दो ना 2 कौन से मिनट। तरीके आप यूज कर पाएंगे?
मैम पहले तो यही कि मतलब बच्चों को याद नहीं होता है मैम, तो ऐसा है कि जो मतलब अपन बोले तो वो दोहराए उस चीज के लिए, तो उनको ज्यादा अच्छे से याद होगा। एक चीज तो मैम यही प्रैक्टिकली हो सकता है। जी और सेकंड चीज मैम ये कि बच्चों को जो चीज याद नहीं होती है, जैसे कोई वर्ड रहते हैं तो वो बड़े बड़े रहते हैं, तो उनको बार बार लिखवाएं। दूसरों पे मोबाइल हो तो तो ये भी कर सकते हैं, और क्लासरूम में ऐसी चीजों को लगाना चाहिए जो बच्चों को देखने से याद हो मैम। जी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैम मैं इंग्लिश है मेरा सब्जेक्ट और हिंदी है। इंग्लिश के स्पेलिंग के लिए भी मैंने चंकिंग आपको तरीका बताया, टुकड़े करके, हाँ जी। उसको भी यूज करिएगा। यस मैम। निकिता जी। जी अनामिका जी जैन। अनामिका अनम्यूट करें, आप बोले। बच्चों को याद नहीं होता है तो जो आपने बताया था कि बोर्ड पर कुछ भी, जैसे कि कोई पढ़ा रहे हैं तो उसका ड्राइंग वगैरह वो बना डूडलिंग। के बता सकते हैं बच्चों को, जी वो भी बता सकते हैं। और जैसे कि कोई भी वर्ड बड़ा है या कोई चीज करना है तो उसको तो वो बताया था आपने कि आधा आधा, कोई भी वर्ड है जो बच्चों को जिससे याद नहीं हो रहा है, कोई स्पेलिंग है जो याद नहीं हो रही, याद कराना है तो आधा हिस्सा उसको याद करवा देंगे, आधा फिर बाद में, फिर आधा मतलब थोड़ी तोड़ तोड़ के याद। और पिक्चर के थ्रू भी दिखा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को किसी चीज की पिक्चर, उसका नेम भी साथ में, और विदाउट पिक्चर भी दिखा सकते हैं, उससे बच्चों को ज्यादा अच्छे से याद। जी। जी अनामिका जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैम मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। जी ठीक है। हिंदी में आप, मैंने जैसे बताया, विजुअलाइजेशन है ना, दृश्य चित्र बना के दिमाग में इमेजिनेशन से बच्चे चित्र बनाए, वो भी आप कर सकती हैं। जी अंकिता सोनी अनम्यूट करें। अंकिता सोनी नमस्ते मैम। अनम्यूट है, आप कहें। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को जो भी याद नहीं होता है तो उनसे जैसे क्वेश्चन आंसर है उनसे दोहराना, ताकि जी बच्चे बोलें बार बार और याद हो। और मैम जो 171 का फॉर्मूला है वो भी मैं कहना चाहूंगी। और डूडलिंग के द्वारा मतलब आकर्षित हो ताकि उनको भी याद हो सके। जी और जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती हैं उनको हिस्सों में बांट कर, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकें। जी। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैम मेरा जीके है और हिंदी है, मैथ। जीके तो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, तो आप तो सारे तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास वेरिएशन सब्जेक्ट का बहुत रहता है। जीके में हर चैप्टर पे नया टॉपिक होता है। ठीक है, धन्यवाद अंकिता जी। अनिता जी, आप अनम्यूट कर रही है प्लीज। ज्योति सेन आप बोले। जी जी यस मैम। जैसे मैम ने बताया कि जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में हम स्पेलिंग लर्न कराना है, तो थोड़ी आधी आधी स्पेलिंग्स को जोड़ के और फिर उसे लर्न करा सकते हैं। जैसे मैथ्स है, मैथ्स में एंगल्स हैं, एंगल्स को अपन ड्रॉ करके भी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। सर्कल है तो सर्कल में जैसे सॉल्व करना है तो आधा उसमें अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जी। एंगल का यदि आपको सिखाना है तो मैं बहुत अच्छा तरीका बताऊं। क्लॉक, यस मैम। घड़ी, क्लॉक से बच्चे जो एंगल हाँ मैम। करते यस हैं, मैम। या फिर वो जो जी पंखा, मैम। हाथ वाला डंडी वाला पंखा आता है,
यस मैम। जो ऐसे खुलता है, जापानीज फैन जिसको बोलते हैं, वो एक यस बहुत मैम। सही तरीका है बच्चों को एंगल सिखाने के लिए। यस मैम, अब उसी का यूज करेंगे अब। जी यस मैम, और 171 का भी यूज, जैसे अपन ने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करा है तो उसको रिवाइज करते रहे बार बार, तब वो आने लगेगा। जी बिल्कुल सही है ज्योति यस, जी। थैंक यू। जी जी, परी परी जैन, आप बोले। परी जैन। जय जिनेन्द्र। जैसे मैम ने बताया कि संबंध जोड़कर, जैसे हम जेंडर अवेयरनेस में बॉडी पार्ट्स में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं कि टच योर नोज, टच योर आईज। और जी इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में अल्फाबेट की मीनिंग याद करा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें शब्द अलग अलग कर सकते हैं कि A PP, और वहां बीच में स्पेस दे के बता सकते हैं कि L और फिर E, ऐसे मैम। जी और मैथ में भी कर सकते हैं मैम, जैसे इंग्लिश में, और वो ON1 वगैरह पढ़ाते हैं तो उसमें भी ऐसे। ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे तरीके बताए हैं, डूडलिंग बताया है। हाँ, उसके थ्रू भी मैम। जी ठीक है, धन्यवाद परी जी। प्रियंका जैन, प्रियंका, सॉरी प्रियंका, अनम्यूट करें। हेलो मैम, जी प्रियंका जी। प्रियंका तिवारी। जी मैं UKG में तीनों सब्जेक्ट पढ़ा, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाती। जी मैथ, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जी GK, मोरल एजुकेशन सभी पढ़ाती, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाती। जी बच्चों को अधिकतर पहचानने में परेशानी होती, जो अल्फाबेट वगैरह रहते, वर्णमाला अक्षर पहचानने में परेशानी रहती, हम्म। और जैसे नंबर्स में पहचानने में परेशानी होती, तो इसके लिए बच्चों को पिक्चर भी अपना सकते, पिक्चर जी बना के उनको, और जैसे TLM का उपयोग कर सकते, और जैसे कोई जैसे काउंटिंग वगैरह की राइम्स पोयम गा के, जी अल्फाबेट की और वर्णमाला की, तो बच्चे इससे ज्यादा और मतलब पोयम को गाते हैं, और वो एक दूसरे को भी सुनाते हैं कि जी इसने पोयम गाई, तो जी मतलब आपस में बात करते, तो मतलब टीचर को भी लगने लगता कि हाँ उसने कुछ करा, बच्चे एक दूसरे बात करके सीखते हैं। जी तो मतलब बच्चे उससे ज्यादातर सीखते हैं गाना गाने से, और मतलब एक्शन से करवाते तो इससे भी बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। जी बिल्कुल, एक्टिव लर्निंग होती है जब बच्चे एक्ट करते हैं साथ में। हाँ हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहती, थैंक यू मैम। जी प्रियंका जी, आप डूडलिंग का यूज कर सकते हैं जब बच्चों को लेटर्स याद नहीं रहते हैं, तो उसके आसपास कुछ चित्र बना दीजिए उस लेटर से। डूडलिंग आप हाँ जरूर मैम, कर। मैं करूंगी। जी यस मैम, करूंगी। जी धन्यवाद प्रियंका जी। हाँ, थैंक यू मैम। सैमसंग, इन्होंने अभी रीनेम नहीं किया है, सैमसंग का मोबाइल है जिनके पास, प्लीज अपना अनम्यूट करें और आप बोले। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? की आवाज सुनाई दे रही, लेकिन सैमसंग को दिख नहीं रहा है। Redmi 10 पावर हो गए मैम वो। चलिए, हाँ, प्लीज प्लीज आप अनम्यूट करें। Redmi 10 पावर। शायद हमारी आवाज नहीं जा रही उन तक। सानू सोनी, सानू सोनी अनम्यूट करें, आप बोले। यस मैम। जी, बोलिए जी। आप बताइए,
आपको क्लास में ऐसे मेमोराइजेशन की कौन सी प्रॉब्लम आती है और आज के कौन से तरीके जो आपको प्रैक्टिकली काम में आएंगे? जय जिनेन्द्र मैम। ये जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं टेबल का जो आपने बताया कि पहले 1 जा 2 जा 3 जा इतना ही रिवाइज करना है, और फिर उसके बाद 3 कल सिखाएंगे, तो उससे बच्चों को रिवाइज भी होगा और वो आगे भी सीखेंगे। और जो क्वेश्चन आंसर बच्चों को याद नहीं होते उनको डबल डबल रिवाइज करवाना है, जी जिससे बच्चे सुनेंगे तो। और फिर मैं डूडलिंग वाला बताया है आपने, जो कुछ आप ड्राइंग बना के सिखा सकते हैं बच्चों को। जी बस मैं यही बोलना चाहूंगी। जी सानू जी, धन्यवाद। जी उषा, उषा आप बोले। यस मैम। जी यस उषा। जी। यस मैम, नमस्ते। जी उषा जी बोलिए। आज आज के टॉपिक में मैम जो मैंने देखा, जिसमें लय के साथ मेरा टॉपिक है, मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें लय के साथ बोलना और बच्चों से भी उसी में रिदम बोलवाना लय के साथ, और इमेजिनेशन जो कल मतलब आपने बताया कि जो एक दिन पहले पढ़ाया जाए वो दूसरे दिन थोड़ा भी रिपीट करवाएं, लेकिन करवाएं अगले दिन, तो उसको साथ में लेके चलना। जैसे कि जो कल पढ़ाया, आज जो पढ़ाया, कल जो क्लास अटेंड करेंगे उसमें इसके बारे में, आज के बारे में डिस्कस करना, कल क्या पढ़ाया था। और इमेजिनेशन, जिस तरीके से बच्चों को कविता या फिर कोई कहानी बताते हैं, तो उसमें इमेजिनेशन वो भाव, क्या भाव आए थे, उसको पढ़कर, उसको समझकर, सुनकर आपको कैसा लगा, आपके अंदर कैसी भावनाएं उत्पन्न हुई, आप क्या करना चाहते थे, यदि आप उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते, इस सब बारे में डिस्कस करना। जी बहुत बढ़िया उषा जी, आप जरूर उपयोग करिएगा। जी अरुण जी, अरुण जी अनम्यूट करें। वो शायद बिजी है, हम बाकी लोगों को सुन लेते हैं। शालिनी जी बाकी हैं, शिवानी जी बाकी हैं, स्मृति जी बाकी हैं। हाँ मैम। शालिनी जैन, शालिनी जी आप बोलें। यस मैम। मैम हमारी क्लास में प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चे शॉर्ट टाइम याद रखते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम। तो आज ही आपने जब एक्टिविटी करवाई थी स्टार्टिंग में, तो हमने खुद देखा, हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ पिक्चर्स देखी थी तो उससे नोट किया था। इसलिए अब हम बच्चों को पिक्चर्स और दृश्य कल्पना, इमेजिनेशन, डूडलिंग इनके द्वारा ज्यादा बताएंगे, क्योंकि वो देखते हैं तो ज्यादा याद रखते हैं। क्यों, हमने कुछ नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ पिक्चर्स देखी थी। और मुआना वाली बताई, वो भी हमने इमेजिनेशन कही थी, तो वैसी पिक्चर आई थी, आपने दिखाई तो। जी तो हम इन्हीं का यूज करेंगे ज्यादा। बिल्कुल, आप उसको अपने आप को यदि जोड़ पा रहे हैं तो आप बच्चों को आसानी से जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे उनकी प्रॉब्लम। आप कौन हाँ सा मैम, क्योंकि हम मैम ईवीएस हिंदी। तो आपके पास बहुत सारा चांस है। हाँ, क्योंकि आज लिखा देखा हमने देखा ही नहीं था लिखा हुआ, हमने सिर्फ पिक्चर्स देखी थी। ठीक है, आप बहुत ईमानदार है, बहुत सच्चाई से आपने बताया, बिल्कुल सही है। तो हम थैंक बच्चों यू। से की उम्मीद रखें कि वो लिखा हुआ पढ़े, तो हम भी कहीं गलत है। जी मैम, थैंक यू मैम। जी स्मृति, स्मृति, स्मृति जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, मेरा सब्जेक्ट मेन है साइंस और इंग्लिश। तो बेसिकली प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि बड़ी क्लासेस है 9th-10th में, तो वो आंसर्स लर्न नहीं कर पाते। तो उनको ईच एंड एवरी पैराग्राफ में उनको एसोसिएशन करके, किसी जैसे आपने बताया मूवी के साथ में संबंध जोड़ के, और या फिर साइंस की बात है तो रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत कोशिश करती हूँ, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं हमारे यहाँ। मतलब ऐसा ही कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, ध्यान ही नहीं रहता उसमें, उन पे आप कितनी भी मेहनत कर लो वो रिजल्ट ही नहीं देना चाह रहे। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है
कि मैं कैसे, मैंने उनको फ्लो चार्ट के थ्रू भी लर्न कराया, जैसे साइंस के आंसर्स हैं या फिर कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट है, तो फ्लो चार्ट के थ्रू उनको अब मैं अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करती हूँ कि इतना बड़ा तुम देख के घबरा रहे हो आंसर, तो उसको शॉर्ट कर लेते हैं हम, मेन मेन पॉइंट्स को लिख लो तो याद हो जाए फ्लो चार्ट के थ्रू। या फिर कोई रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स की, हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव में समझाना है, तो वो बच्चे, लेकिन कर कुछ बच्चे हैं जो कर लेते हैं एसोसिएट करके या डूडल के थ्रू भी कर लेते हैं। मैं ये 2-3 विजुअलाइजेशन में इंग्लिश में यूज करने की कोशिश कर चुकी हूँ। जैसे एक स्टोरी थी, डॉग की स्टोरी है, वो एक पालतू कुत्ता रहता है, मिसेस पंफ्री नाम की लेडी है, उनका रहता है। तो पंफ्री का ब्रीफ स्केच करके एक क्वेश्चन है, तो वो भी मैंने दिया, लेकिन हो नहीं पा रहा है, मतलब कर ही नहीं पाते, तो इसके लिए थोड़ा तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे को। जो मैं भी फेस करती हूँ, आप जो बता रही है, बच्चे एक्चुअली उसको, हम जैसे अभी स्टार्टिंग में अरुण जी ने कहा था, हम वर्ड टू वर्ड उनसे अपेक्षा रखते हैं, वो वर्ड टू वर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि उनका यदि स्केच लिखना हाँ है, मैम। तो बच्चे जब तक अपने वर्ड्स में उसको बोलना नहीं सीखेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे, वो लिखना नहीं सीखेंगे। तो बच्चों को थोड़ा सा एनकरेज करिए कि आप अपनी लैंग्वेज यूज करिए, आप रट्टा मत मारिए। जब उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो उन्होंने समझा है यदि वो अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो शायद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, मैं अभी एक तरीका अपना रही हूँ, मेरे यहाँ 1 महीने बाद एग्जाम होने वाले हैं। अभी से मैंने जो बच्चे मतलब वीकली टेस्ट वगैरह में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनके पेरेंट्स को बुलाना शुरू किया है। हर एक पेरेंट्स से मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ, मैं खुद मिलती हूँ, बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों आती है, मैं उनके साथ पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ। अभी 2 दिन पहले जैसे एक पेरेंट आए, बताते हैं कि बच्चे मतलब मदर फादर जॉब करते हैं, बच्चे स्कूल से जाने के बाद दादा दादी के पास रहते हैं, उसके बाद जब पापा मम्मी आते हैं तब बच्चे उस घर पे जाते हैं, वो लोग अलग अलग रहते हैं। तो वो आधा टाइम इधर आधा टाइम उधर, फिर वो यहाँ की बातें वहां, और उनके शायद रिलेशन अच्छे नहीं है, साथ में नहीं रहते हैं। तो जो माहौल बच्चों को मिल रहा है उसकी वजह से बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद मैंने टीचर को समझाया, टीचर उनको बच्चों को अपनी तरीके से थोड़ा सा ट्रीट कर रही है, और जो लैकिंग वहां पे है उसको हम स्कूल में कैसे फुलफिल कर सकते हैं। दूसरे पेरेंट को बताया, पेरेंट्स घर पे एफर्ट डालते हैं लेकिन बच्चा खेल में और दूसरी चीजों में है। तो जब पेरेंट्स को हमने सामने बिठाया, मोबाइल का प्रॉब्लम है बच्चे का, तो मैंने बताया कि अब बच्चा मोबाइल लेता है, आप मुझे कॉल करिए। बच्चे को अब डर है, मैंने पेरेंट्स से बात कर ली है, बच्चे को डर है, मम्मी हर बार ये बोलती है अब आप करोगे, मैं प्रिंसिपल मैम को फोन कर रही हूँ, तो नहीं मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो थोड़ा सा हमको पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं हम, जो टेक्निक्स है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़े से इस तरीके से भी हम सुलझा सकते हैं। पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पर्टिकुलर तरीके से ही सुलझाया जा सकेगा। तो सॉरी पेरेंट्स, फॉर इंटरप्शन मैम, ये भी मैंने किया, पेरेंट्स से भी बात की। तो यहाँ विलेज एरिया है, तो जैसे गर्ल्स का मेनली होता है दिक्कत कि मैडम लड़की को घर में तो काम है, 30-40 गाय हैं। कल ही की बात है, एक पेरेंट से बात हुई तो उन्होंने यही कहा, उनकी मदर ने, कि काम बहुत ज्यादा है तो उसका पेपर अच्छा नहीं गया, आप उसको अच्छे बच्चे के साथ बैठा दो। मतलब जबकि वो बैठा हुआ है, ग्रुप भी बने हुए हैं हमारे स्कूल में, मतलब ब्राइट स्टूडेंट प्लस सारे, मतलब ऐसे ग्रुप बनाए हैं सर ने, तो उसे उसके अकॉर्डिंग बैठाया हुआ है। तो मैम थोड़ा प्रेशर घर से भी है, सपोर्ट। जी आगे बढ़े मैम। आ गई स्मृति जी। जी स्मृति, हाँ थोड़ा सा मिस हो गया था। जी। जी स्मृति, अरुण। पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, कैसे प्रॉब्लम होती है, हम, आप म्यूट है, आप म्यूट है स्मृति जी। पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हाँ मैम। तो हम हाँ स्कूल से सपोर्ट दे सकते हैं। आप ये कर सकते हैं, बच्चे को स्कूल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बिठाएं, या कहीं पे किसी पीरियड में गुंजाइश है तो आप उसको उस टाइम पे टाइम दे सकते हैं जहाँ पे भी गुंजाइश हो सकती है। एक्स्ट्रा ठीक है। हमारी तरफ से एफर्ट डालेंगे। यस मैम, श्योर मैम, थैंक यू। जी जी अरुण जी, अरुण जी अनम्यूट करें।
काफी टाइम से सुन रहा था सभी को, बड़ी गंभीरता से सबके थॉट, सबके पढ़ाने का तरीका। मैम, अभी जो आपने एक बात की म्यूजिक के साथ या फिर गाना गुनगुनाने के साथ, मुझे अपनी बहुत पुरानी बात याद आ गई। 6th-7th क्लास में था, संस्कृत इंट्रोड्यूस हुई, तो वो रूप सिखाते थे, रूप होते ना, राम के रूप, वो इन सब चीजों को, कुछ गाने थे उस समय के जो फेमस थे, जो उस समय ट्रेंड में रहते ना। तो जब मैं, ये बात है 92-93 के आसपास की, मुझे जब का याद है, तो हम लोगों को आपस में, हम लोगों ने कुछ गानों पे कुछ रूप और कुछ मीनिंग्स और वो कुछ याद किए थे, तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो हम लोग जब दोस्त दोस्त रास्ते में पैदल चल के स्कूल जाते थे, तो आपस में गुनगुनाते, एक दूसरे को पूछते हुए और वो सब करते थे। तो वो बात याद आ गई कि ऐसा भी किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। काफी चीजें बहुत ऐसी हैं कि जिनका अंत नहीं है। टीचर को नीड के अनुसार और बच्चे की स्थिति के अनुसार स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस बच्चे को लेके कौन सा मैथडोलॉजी इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हर एक बच्चे की आवश्यकता अलग है, हर एक बच्चे की सरकमटेंस अलग अलग है, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग है और मेंटल लेवल अलग अलग है। हम सबको एक सा नहीं ले सकते, किसी को डूडल से ले सकते हैं, किसी को म्यूजिक से ले सकते हैं, किसी को स्केच करके दे सकते हैं, तो किसी को हम थॉट क्रिएट करके दे सकते हैं, तो किसी को ऐसे लिखवा के दे सकते हैं। डिपेंड करता है बच्चे की नीड। तो हमें जो बच्चे की नीड है उसको पहले जानना पड़ेगा, और जानने के लिए हमें बच्चे के साथ अटैच होना पड़ेगा। हम केवल इस मायने में अगर क्लास में जाते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, हमें पढ़ाना है, पढ़ा के हमें वापस आना है, मैनेजमेंट को ये बताना है कि मेरा टॉपिक हो गया, अब आप एग्जाम ले सकते हैं, अगर हमारे अंदर ये थॉट है, तो हमारा शायद वो टीचर के साथ, बच्चों के साथ अटैचमेंट कभी नहीं हो पाएगा। क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स भी हैं, 6, 7, 8 क्लास का मैं एक स्टैंडर्ड दे रहा हूँ, तो उसमें से कम 35 बच्चे के साथ तो अटैच हो। हमारा मिनिमम ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का सोच अलग है, हमें हर एक बच्चे तक पहुंचने की आवश्यकता है। मैं अपने स्टाफ से कहता हूँ, कभी कभी मैम जो फेस होती है प्रॉब्लम, हम कहें कि फलाने बच्चे को बुला दीजिए, तो कहते वो कौन है, किस क्लास का है। कई टीचर जो प्री प्राइमरी सेक्शन में, वो मिडिल वालों को नहीं जानते, मिडिल वाले बच्चे प्राइमरी को नहीं जानते, प्राइमरी वाले प्री प्राइमरी को नहीं जानते। मैं डेली बच्चों को गेट पे निकालने के लिए छुट्टी के समय खड़ा होता हूँ, पेरेंट्स का चेहरा देख के बच्चे को बुला देता हूँ कि फलाना बच्चे को बुला दीजिए, उनके घर से कोई लेने आ गया। हर साल न्यू एडमिशन होते हैं और मुझे याद हो जाते हैं, जबकि मैं मैक्सिमम क्लासेस में पढ़ाने नहीं जाता हूँ, फीस कलेक्शन नहीं करता हूँ, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता हूँ, कुछ काम मेरा एक तरीके से नहीं है, लेकिन वो एक, और मैक्सिमम बच्चों की मुझे साइकोलॉजी पता है कि वो बच्चा कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस होते हैं तो बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो जब तक एज अ टीचर अपने क्लास के बच्चों से इस तरीके से अटैचमेंट नहीं होगा, तब तक हम उनको नए नए तरीके के साथ सिखा नहीं सकते, और उनके लेवल तक जाके उनको वो चीज नहीं दे सकते जो उनकी नीड है। सही बात। तो इन सब का समराइज, जो मैंने आपकी काफी सारी बातें देखी, सुनी और नोट भी की, मैं जहां मिनिमाइज कर लेता था, कोई मिलने आ जाता है जब कभी, तो मिनिमाइज भी कर लेता हूं अपने आप को, और मैं एक चीज की समरी पे पहुंचा हूं कि सब कुछ हो सकता है अगर टीचर चाहे। सही बात है। कैसा भी बच्चा है, हम अगर अपने आप में इच्छा शक्ति रखते हैं तो एक कठिन से कठिन बच्चे को सिखा सकते हैं। तो मेरा तो सभी टीचर से एक ही कहना है, ट्रेनिंग को ट्रेनिंग समझ के ट्रेनिंग लें और उससे अगले दिन इंप्लीमेंट करें, ना कि इसलिए कि हमें फोटो को शेयर करना है, हमें ग्रुप में डालना है, मैम ने वर्क दिया है, ऑटोमेटिक रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग आगे की ओर बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण जी, बिल्कुल सही बात है। हम 100% यदि बच्चा नहीं ला सकता है, 90% नहीं ला सकता है, लेकिन हम उसको पासिंग, फिर उसके बाद 50% हम खींच सकते हैं, थोड़ा इतना तो कर सकते हैं कि बच्चा एटलीस्ट परफॉर्म इतना करे कि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए, कोशिश कर सकते हैं हम। जी आगे बढ़े। हाँ जी, सौरभ जैन जी, सौरभ जी अनम्यूट करें। जी, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। उपस्थित सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। जी, मैम एक बात अभी याद आ रही थी कि हम लोग बच्चों को टेबल से याद कराते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
तो काफी लोगों को ये चीज नहीं पता रहती है कि वो जो हम टू टू जा बोल रहे हैं, व्हाट इज दैट जा। तो टू टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर, टू थ्रीज आर सिक्स। तो हमने एक अपने स्कूल में टीचर्स को सभी को बताया कि बच्चों को सही कंसेप्ट देने का है। ये मेरे को एक, मैं जब स्कूल में खुद का स्कूल नहीं खोला था, तब एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तो वहां पे पूछा गया था मुझे। और दूसरा मैम, जो प्री प्राइमरी में होता है वहां पर याद करवाने के लिए, क्योंकि वो लिसन करके ही स्पीक कर पाएंगे, उनको रीडिंग तो आता नहीं है। जी तो LSRW के अनुसार उनको तो रिपीटिशन करा के ही वो उसको याद कर सकते हैं। जी और जो प्राइमरी है, फर्स्ट सेकंड में जो आ जाते हैं बच्चे, उनके लिए 171 फॉर्मूला चलता है। बिल्कुल। वो उनको 171 फॉर्मूला से करेंगे। और मैम कुछ प्री प्राइमरी में ये दिक्कत आती है कि बच्चों से काउंटिंग बोलें तो वो 9 के बाद 10 भूल जाते हैं, 19 के बाद 20, 29 के बाद 30 नहीं बोल पाते हैं। जी इसके लिए क्या अपनाएं? इसके लिए एक जमीन पे नंबर्स लिख के उस पे जंप करना, ये एक बहुत कारगर तकनीक है, क्योंकि जब बच्चे उसको खेल के रूप में लेते हैं, उनको हम लाइन से आप लिखिए, अलग अलग गोले में लिखिए, और 19 के बाद आप कहाँ जंप करेंगे, तो 20 पे। 1 के बाद 2 आता है। एक तो ये कंसेप्ट जब उनको कि टेंस के वहां पे टेंस और वंस का कंसेप्ट इसके साथ यदि आप देते हैं, हमारे यहाँ जूनियर केजी में मैं बच्चों को जब 1 से लिखना सिखाते हैं, 11 से 20 लिखना सिखाते हैं, तो ऊपर हम टी और ओ जरूर लिखवाते हैं। बच्चा उसका मतलब समझे या ना समझे, उसको एक आदत दे देते हैं। अनक्वेश्चन माइंड में बैठ जाना चाहिए कि टी और ओ। तो जब आधा साल निकल जाता है, धीरे धीरे वन टेंस की कंसेप्ट जब बच्चे को क्लियर होती है, तब उसको बताया जाता है कि ये टी क्यों लिखा और ओ। तो टेंस में 1 के बाद 2 आएगा, ये एक कंसेप्ट यदि बच्चे को समझ आ जाएगा, और वो 19 से 20 जंप करवाना, तो बच्चे इजीली कर पाएंगे। आप कोशिश करके देखिएगा। ठीक है मैडम। दूसरा, एक बच्चा है जो अभी क्लास 2 तक हिंदी मीडियम में था, क्लास 3 में वो उसका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में हुआ है। तो कैसे? उसके साथ रीडिंग रीडिंग की समस्या है उसको। ऑब्वियसली होगी। हमारे यहाँ पे जनरली हम ये करते थे, जब मीडियम चेंज होता है तो उस साल का रिपीटेशन होता है। जैसे बच्चा सेकंड वहां पे फर्स्ट करके आया है, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में उसको फर्स्ट रिपीट करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, जो चीजें उसने ऑलरेडी पढ़ी है एक लैंग्वेज में, वो दूसरी लैंग्वेज में पढ़ता है, तो उस लैंग्वेज को ग्रास्प इजीली कर पाता है। आप यदि उसको अगले साल में भेज देंगे, तो एक तो वो लेवल हाई है उसके लिए, वो चैलेंज है, और दूसरा लैंग्वेज चैलेंज है, वो 2 प्रॉब्लम रहते हैं। अभी यहाँ पे हो सकता है उसको थोड़ा सा फोनिक, बेसिक फोनिक सिखाया जाए इंग्लिश में, कि प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, उस वर्ड को पढ़ना कैसे है, रीडिंग की टेक्निक सिखाई जाए यदि उसको, जैसे सी से क, एल से ल, यदि उसको वो चीज पता है, क्योंकि वो हमारे हिंदी भाषा बहुत सिंपल है, ल लिखा है, ल बोलना है, ऊ की मात्रा लगी है तो लू बोलना है, बहुत सिंपल है। इंग्लिश में वो नहीं होता है। तो एक तो उसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट और प्लस फोनिक्स, ये 2 चीज यदि उसको क्लियर होगी तो वो कर पाएगा। और इसके लिए जो हेल्पिंग हो सकती है, ऑडियो या वीडियोस, जो रायम्स और इसके लिए फोनिक्स के वीडियोस यदि यूट्यूब वगैरह पे है, वो बच्चा रिपीटेडली उसको देखे, तो वो ग्रास्प इजीली करेगा। जी मैम। ओके, तो थैंक यू पर्सनली मैम। उनको बता सकते हैं। जी, आगे बढ़े। हाँ जी। विवेक जी अनम्यूट करें। विवेक जी। हाँ मैम, मुझे वाकई में एक चीज मैंने महसूस की, क्लास में कुछ बच्चे जो बहुत कमजोर होते हैं, जब उनको लैंग्वेज पढ़ानी होती है, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, यदि पोयम की बात आती है तो हम गा के ही पढ़ाते हैं, तो बच्चों को याद बहुत जल्दी हो जाता है। गाने से उनको बहुत अच्छा याद होता है, एक बात ये है। दूसरी बात, विजुलाइज कराने से भी बहुत चीजें बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और 1-7-1 ये फार्मूला हम बच्चों से बार बार बोलते रहे हैं, यदि आप घर में यहाँ से पढ़ के घर में जाके पढ़ लोगे जी तो आपको याद हो जाएगा। पुनः अपन 7 दिन में रिपीट हो गए टेस्ट में, तो फिर आपको फिर 1 मंथ में।
तो ये वाला जो फार्मूला है बेसिक मतलब मुख्य फार्मूला है। बच्चों को जो आपने कहा एसोसिएट करने वाली चीज है, ये बहुत बच्चों को अच्छी लगती है। इस चीज का मैं बहुत प्रयोग किया है, और जब हम उनको एसोसिएट करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी उस चीज से सीखने की कोशिश करते हैं। तो जो टेक्निक बताई है बहुत अच्छी हैं, और मैं टीचर से यही कहना चाहूंगा कि जो जैसे हर बच्चे में अलग अलग तरीके से सिखाने की आवश्यकता होती है। हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, कोई बच्चा अलग तरीके सीखता है, तो हमें उस प्रकार से कोशिश करनी चाहिए, तभी हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात है विवेक जी, हर एक की पर्सनल नीड देखकर हमको उसको सिखाना चाहिए, तो जरूर होंगे। ठीक, थैंक यू। जी अनीता जी। जी मैम, आई थिंक सब हो गए हैं। सिर्फ एक रेडमी 10 पावर इन्होंने ना वीडियो ऑन किया है और ना ही वो सुन भी नहीं रहे हैं। हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना अनम्यूट करें, अपना माइक अनम्यूट करें। रेडमी 10 पावर नहीं मैम, नहीं सुन रहे हैं। ठीक है मैम, हम आगे बढ़ेंगे। एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, जिस किसी भी संस्था से सज्जन हो या मैम हो, उनके यहाँ से मैम कल जरूर संपर्क करें, उनको आइडेंटिफाई करें कौन है। अगर इस तरीके से किसी को पार्टिसिपेट करना है तो कृपया कर वो स्कूल संचालक से अनुरोध है कि ऐसे इस टीचर्स को पार्टिसिपेट ना करवाएं। अगर मेरे यहाँ का आइडेंटिफाइड टीचर होता है तो कल उसको नोटिस जारी हो जाएगा मेरे यहाँ से। तो थैंक यू वेरी मच। शिवानी जी बाकी है। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, तो जो आपने याद रखने के तरीके के बताए हैं वो स्टूडेंट के साथ साथ हम लोग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मतलब जैसे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वैसे टीचर्स भी अपने अपने में कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कोई का बीएड चलता है, कोई का कुछ चलता है, तो हम लोग भी कुछ बातें भूल जाते हैं। तो ये हम लोग के लिए भी बहुत जरूरी है। और मैम मेरा विषय है हिंदी, और जैसे आपने बताया याद रखने के तरीकों में बताया कि जोर जोर से बोलना और सुनना। तो कभी कभी ये होता है कि हिंदी में क्वेश्चन आंसर बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जब मैं बोर्ड पे लिखती हूँ तो बच्चे देखकर ही डर जाते हैं कि मैम इतना बड़ा आंसर हम कैसे याद करेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप ये आंसर लिख लो, उसके बाद मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद आपको आंसर याद हो जाएगा। और मैम ये ट्रिक जरूर काम करती है कि एक बार वो बच्चे अपनी कॉपी में आंसर नोट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं उनको क्वेश्चन के साथ आंसर पूरा अच्छे से पढ़ के सुना देती हूँ और उनको आंसर तुरंत याद हो जाता है। जी बिल्कुल, मेरा भी अनुभव है। हाँ मैम, ये ट्रिक बहुत काम करती है हिंदी में जी कि फिर उनको बाद में करने की जरूरत भी नहीं होती है, और उनको मतलब माइंड में सेट हो जाता है। अपन बोलते हैं तो वो उनको माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ मैम ने ये वर्ड यूज किए थे, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी बिल्कुल Yes, शिवानी ma'am. जी, उसके अलावा भी जो तरीका है उसको क्लास में जरूर उपयोग करिएगा। जी और कोई है जो जिनका भी बाकी हो, अपनी स्पीच देना बाकी हो? आई थिंक हम सबसे बात हो चुकी है। यस मैम। आगे बढ़े मैम। जी हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। अनीता जी आप म्यूट हो गई है। जी अनामिका जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। एक मेरी क्लास में एक लड़की है, तो उससे एक बार जैसे कि कुछ वर्ण वाले एक बार लिखवाओ तो वो एक बार सही लिख देगी, फिर दोबारा उससे वो लिखवाओ तो वो गलत लिख देती है। उसको याद नहीं रहती है। हाँ, ऐसा ही होता है। उसको पूरा एक साथ ना देके थोड़ा थोड़ा लिखवाइए उससे, थोड़ा थोड़ा लिखवाइए, और वो सही है तो उसको, और नोटबुक में ना लिखवा के उससे बोर्ड पर लिखवाइए। जब चेंज होता है लिखने का तरीका तो भी मतलब बच्चे सही लिख पाएंगे या जो गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो
सिर्फ व्हाइट पे ब्लैक पेंसिल से लिखना वो बच्चों के लिए कई बार बोरिंग हो जाता है, रिपीटेशन हो जाता है, मजा नहीं आता है। तो उनको बोर्ड दीजिए या किसी और चीज पे लिखवाइए, फिर करके देखिए। और जहां जहां वो बोलती है, गलती करती है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके उन चीजों को रिपीट करवाना, देख कर लिखना, सामने उसके रहे, इस तरह से रखिए तो शायद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। थैंक यू मैम। जी मैम। मेरे ख्याल टाइम भी बहुत हो गया है। हाँ मैम, महावीर वंदना करेंगे मैम। जी हाँ बेटू। हम्म। जी परी जैन, महावीर वंदना करेंगे। जो मोह माया सरे वीर है, जो विपुल बेगनो बीच में ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है, वे वंदनीय जिने से तीर्थं कर स्वयं महावीर। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। हम सभी मिलके मीनाक्षी मैम को धन्यवाद देंगे कि आज उन्होंने बहुत अच्छा हमें सिखाया। नहीं, और बहुत मजा आया। करेंगे कि फ्यूचर में भी वो हमें इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें। जी थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक अगली बार हम इसके सेकंड पार्ट लेंगे, कुछ और तरीके सिखाऊंगी। जी थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सभी बोले मैम को थैंक यू। थैंक आज यू मैम ने मैम। बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। वेलकम। जी लीव कर सकते हैं, जिन्होंने भी अपना आभार प्रदर्शन कर लिया है वो लीव कर सकते हैं। प्रियंका जी लीव कर लीजिए, शिवानी, अनामिका, परी प्लीज लीव कर लीजिए। ओके थैंक यू प्रियंका। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।